बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया जितनी सैलरी लेना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके पास वहाँ पर जाकर काम करने के लिए या वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करेंगे जो आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है, जो वीज़ा ऑप्शन देता है, जो दुनिया का कोई और कंट्री नहीं देता। अगर आप इस कंट्री में वीज़ा हासिल करके चले जाते हैं तो महाना आप 4 से 5 लाख रुपए तक आसानी के साथ कमा सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बता रहा हूँ, ये लेबर कैटेगरी का है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई रेलिवेंट डिग्री है या कोई आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, तो आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन किस लेवल की है। तो आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। मिनिमम आप 4 से 5 लाख रुपए अगर आप लेबर कैटेगरी के अंदर जाते हो तो आप यहाँ पर आसानी के साथ कमा सकते हो। इन सब बातों में जाने से पहले पहले आप चीज़ों को समझें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको ये ऑप्शन अवेल करना चाहिए या नहीं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। यहाँ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी कंट्रीज़ में ये होता है कि आपने वीज़ा फ़ी एडवांस में देनी होती है, लेकिन इस कंट्री के साथ ये है कि अगर जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता, बल्कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको एम्बेसी फ़ी पे करनी होती है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी कंट्रीज का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो पासपोर्ट के ऊपर रिफ्यूज़ल की स्टैंप लग जाती है। लेकिन इस कंट्री के जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ऑल दो कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन फॉर वर्स साइड अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपके पासपोर्ट पर रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगती, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर रिफ्यूज़ल की स्टैंप लग जाए तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इसको नेगेटिव कंसीडर करती हैं। वीज़ा फीस इस कंट्री की कितनी है, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, वीज़ा कैसे हासिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी कैटेगरीज के वीज़ाज होते हैं, सैलरी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किन किन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह अब हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे जो बाकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, उनको भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इंस्टाग्राम पर या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब बिना देर की अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं और जो कुछ क्वेश्चन मैंने अभी रेज किए हैं उनके वन बाई वन जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। देखें, ये कंट्री ना तो यूरोप के अंदर है, ना तो ऑस्ट्रेलिया बर आज़म के अंदर है, ना ही अमेरिका के अंदर है। ये एक एशियन कंट्री है, एशियन टाइगर है। अ, पाकिस्तान या बाकी जो कंट्रीज़ हैं एशियन, उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा सैलरीज हैं। इवन कि अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ की बात करें तो उनसे भी यहाँ पर सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं लेबर कैटेगरी के अंदर। आपको पता है कि अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप लेबर कैटेगरी के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए तक ही कमा सकते हैं, लेकिन इस कंट्री का अगर आप वीज़ा हासिल करके वहाँ चले जाते हैं तो आप मिनिमम 4 लाख से स्टार्ट करके बाकी ऊपर आप जितनी मेहनत कर लें आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ ये एशियन टाइगर है और इसका नाम है हांगकांग। बात अगर की जाए कि किन किन सेक्टर्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, देखें ये एक टूरिस्ट कंट्री है, इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल कंट्री भी है। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो इंडस्ट्रियल होती हैं, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चरल होती हैं और कुछ टूरिस्ट होती हैं। ये टूरिस्ट प्लस इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो इसके अंदर होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आप किसी भी तरह का लेबर वर्क या इवन के थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन है तो आप अच्छे डेजिग्नेशन पर यहाँ पर जॉब कर सकते हैं और महाना 4 से 5 लाख रुपए आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस कंट्री के बारे में एक चीज़ बताता चलूँ कि इसको कंक्रीट का शहर कहते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बेशुमार जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो इस कंट्री में पाई जाती हैं।
اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، ایکسپیرینس ہے، تو آپ آئی ٹی سیکٹرز کے اندر بھی یہاں پر بہت زیادہ اپرچونٹیز کو اویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آئی ٹی یا کمپیوٹر سیکٹر کے اندر اگر جاب آپ حاصل کر لیتے ہیں، میں نے تو آپ کو بتایا کہ 4 لاکھ کما سکتے ہیں، یہ لیبر کیٹیگری کی سیلری ہے۔ اگر آپ آئی ٹی یا کمپیوٹر سیکٹر کے اندر جاب لیتے ہیں تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ سیلری ملے گی اور پرکس اینڈ بینیفٹس بھی اس سے بہت زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں اب بات جو کر لیتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو ہوگی، اس کے بینیفٹس وغیرہ کچھ ہو گئے، لیکن اصل چیز ہے کہ ہم نے ہانگ کانگ کا ویزا کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے پاکستانی پاسپورٹ پر بنا ریفیوزل کے ہم نے ویزا حاصل کرنا ہے۔ یہاں کا ویزا لینے کے 2 طریقے ہیں، 2 طرح کا ویزا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سٹیکر ویزا اور ایک ہوتا ہے ای ویزا۔ اب 1 بائی 1 ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اینڈ پہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کون سا بیسٹ ویزا ہے اور میری ریکومنڈیشن کیا ہے۔ اگر آپ نے سٹیکر ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہانگ کانگ کا جو امبیسی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، چائنیز امبیسی جو ہے وہ ہانگ کانگ کے ویزا کو ڈیل کرتی ہے۔ آپ نے اپنی تمام فائل ریڈی کرنی ہے اور چائنیز امبیسی میں اپوائنٹمنٹ لے کر آپ نے اپنی فائل سبمٹ کروا دینی ہے۔ ایک چیز بتاتا چلوں، اگر آپ سٹیکر ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو فیس ایڈوانس میں دینا پڑے گی، اور دوسرے جو یہ ہے کہ باقی تمام فائل بھی آپ کو ریڈی کر کے جو چائنیز امبیسی ہے وہاں پر دینے پڑے گی، چائنیز امبیسی ہی وہ ڈیسیژن لے گی کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن ای ویزا اپلائی کریں۔ جو سٹیکر ویزا ہوتا ہے اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن جو ای ویزا ہوتا ہے اس پہ ٹائم کم لگتا ہے۔ تمام آپ نے اپنی فائل ریڈی کر کے سٹیکر ویزا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے چائنیز امبیسی کے اندر اپنی فائل سبمٹ کروانی ہوتی ہے، پھر وہ اپنا کو 2 سے 3 یا 4 ہفتے کا ٹائم لے کر آپ کی فائل پروسیس کرتے ہیں اور ڈیسیژن لیتے ہیں کہ آپ کو ویزا گرانٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آن لائن میں ای ویزا میں یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ای میل ایڈریس بھی میں نے آپ کو نیچے دیا ہوا ہے اور ایک ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی تمام فائل ریڈی کر کے اور اس کو سکین کر کے ہائی کوالٹی کے اندر ڈائریکٹ ہانگ کانگ امیگریشن کو بھیجنا ہوتا ہے، پھر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ اگر تو وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ آپ کو ویزا ملے گا، یعنی کہ آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو ایک ای میل آتی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس کے اندر جو ہانگ کانگ کی امبیسی کی فی ہے، ویزا فی ہے، وہ سبمٹ کروا دیں۔ وہ ویزا فی آپ نے سبمٹ کروا کر اس کی جو سلپ ہوتی ہے وہ آپ نے ان کو رپلائی میں بھیجنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ای ویزا ہوتا ہے تھرو ای میل آپ کو ریسیو ہو جاتا ہے۔ اگر ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات کریں تو اس میں ایک چیز سمجھ لیں کہ دونوں کیسز کے اندر چاہے آپ سٹیکر ویزا اپلائی کریں یا ای ویزا اپلائی کریں، دونوں کیسز کے اندر ڈاکومنٹ سیم ہی ہوں گے۔ آپ کی سکرین پر جو لسٹ شو ہو رہی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں، یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کو ای ویزا اور سٹیکر ویزا دونوں کیسز میں چاہیے ہوں گے۔ ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ سٹیکر ویزا کے کیس میں آپ نے چائنیز امبیسی کے تھرو ویزا اپلائی کرنا ہے، آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس چائنیز امبیسی کو دینے ہیں، وہ ڈیسیژن لیں گے کہ آپ کو ویزا ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ جبکہ ای ویزا کے کیس میں یہی تمام ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ نے ڈائریکٹ ہانگ کانگ امیگریشن کو ای میل کرنی ہے اپنے ڈاکومنٹ سکین کر کے، پھر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ آپ کو ویزا ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ اب اگر بات کر لی جائے کہ چانسز کتنے ہیں، دیکھیں چائنیز امبیسی نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہانگ کانگ کے بہت زیادہ ویزا جو ہے نا وہ بانٹے ہیں، لیکن آج کل وہ بنا سوچے سمجھے جو بھی ان کے پاس فائل جاتی ہے 90 to 95% ویزاز کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ سٹرونگ آپ کی پروفائل ہو تو پھر آپ کے چانسز بنتے ہیں، ادروائز آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ نے جو ایڈوانس میں فی دی ہوتی ہے وہ بھی ضائع جاتی ہے، اور آپ کے پاسپورٹ پر کیونکہ آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس دیے ہوتے ہیں اس پر ریفیوزل کی سٹیمپ لگ جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ جو چانسز ہیں جس میں وہ ای ویزا کا، ای ویزا کے فائدے میں ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ اس میں آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں دینے، پاسپورٹ نہیں دینا، ویسی فیس ایڈوانس میں نہیں دینی۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ نہیں لگتی اور نہ ہی آپ کو اس کی ویزا فی دینی پڑتی ہے، اور چانس جو ہے وہ ای ویزا کا بہت زیادہ ہے۔ اگر
स्टिकर वीज़ा का जो चांस है 5 to 10% है, तो 5 to 10% चांसेस हैं कि ई वीज़ा रिफ्यूज़ हो, अदरवाइज 90 to 95% चांसेस हैं कि आपको ई वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए 200 से 300% मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टिकर वीज़ा की तरफ बिल्कुल ना जाएं, बल्कि आप ई वीज़ा अप्लाई करें और इसके अलावा जो बाकी फाइल रेडी करें और ई वीज़ा अप्लाई करें और फी वगैरह बाद में पे करें। इसमें आपके स्टैम्प भी नहीं लगेगी और खुदा ना खासा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको वैसी फ़ी भी नहीं देना पड़ेगी। सबसे बेस्ट वे है कि आप खुद फाइल रेडी करें। इन केस अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ चेकलिस्ट शेयर कर दी जाएगी, टर्म एंड कंडीशन शेयर कर दी जाएंगी और आपको जो सर्विसेज हैं वो बहुत से माइनर से चार्जेस के अंदर इंशाल्लाह हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हमने हांगकांग तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर जॉब कैसे सर्च करनी है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि हांगकांग का जो विजिट वीज़ा है उसका स्टेटस वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको विजिट वीज़ा पे लाजमी वापस आना पड़ेगा और दोबारा से वीज़ा अप्लाई करके वर्क वीज़ा लेकर आपको जाना पड़ेगा। यानी कि विजिट वीज़ा का स्टेटस हांगकांग में रहते हुए वर्क वीज़ा में या किसी भी वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके लिए लाजमी आपको आउट होना पड़ेगा। यहाँ पर जॉब हासिल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपल ये है कि आप वहाँ जाएं, एप्लीकेशन दें जेन्युइन रीज़न के साथ। अगर आप जेन्युइन रीज़न के साथ एप्लीकेशन देंगे तो आप असाइलम क्लेम कर लें, आपको असाइलम दे दिया जाएगा, उस पर आप वहाँ पर वर्क करें और आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका यही है कि आप विजिट वीज़ा पर जाकर वहाँ पर आप क्या करें कि मुख्तलिफ जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके कोई जॉब तलाश कर लें। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाए तो उस ऑफर लेटर को और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा वीज़ा के लिए जो मैंने डिटेल दी हुई है तो वो लेकर आप वापस पाकिस्तान आ जाएं और दोबारा यहाँ से वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें और वर्क वीज़ा लेकर आप दोबारा हांगकांग के अंदर चले जाएं। तीसरा तरीका ये भी है कि आप विजिट वीज़ा पर हांगकांग ना जाएं, बल्कि यहाँ पर रहते हुए ही आप ऑनलाइन अप्लाई करें। मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनको टारगेट करें, स्पेशली जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनको टारगेट करें और वहां से अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप डायरेक्ट हांगकांग इमिग्रेशन से वर्क वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप उस वीज़ा पर विजिट वीज़ा के एक्सपेंसेस को किए बगैर हांगकांग जाकर एक अच्छी खासी सैलरी जनरेट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।